Hello everyone. Hello everyone. So now we continue our series of the previous year question of IIT GEM. So in order to solve the next question, let's solve our 22 question. It is come in 9 GEM 2019 2019. So in this question we have given that a diatomic gas undergoes a adiabatic expansion against the under diatomic. First of all, diatomic gas undergoes a adiabatic expansion against the piston of a cylinder. As a result, the temperature of the gas drops from this to this. The number of moles of the gas required to obtain this amount of work from expansion is okay. So we have to find the number of moles. So first of all, हमें गिवन क्या क्या डाटा है? गिवन है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डायटोमिक गैस। सेकंड नंबर पे एडियाबेटिक एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, हमें डायटोमिक गैस दिया गया है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन दिया गया है। उसके बाद टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है कहाँ से? T1 मेरा है 1150 केल्विन टू T2 हो रहा है मेरा 400 केल्विन 400 केल्विन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दिस अमाउंट ऑफ वर्क। सो वर्क गिवन है मुझे 2300 जूल, और हमें फाइंड करना क्या है? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास हो रहा है एक्सपेंशन, दैट इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। और एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, और हमारे पास डायटोमिक गैस है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि एडियाबेटिक वर्क डन फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए हमारे पास वर्क डन कितना हुआ? सो हमने ये पहले ही कैलकुलेट कर रखा है डेरिवेशन में, NR गामा -1 T1 माइनस T2। ये टोटल वर्क डन हमारे पास कैलकुलेट होगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन से। सो नाउ अब हमें पता है कि वर्क डन हमें गिवन है 2300। ठीक है, एन हमें फाइंड करना ही है। ठीक है, एंड गैस कांस्टेंट हमें गिवन है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब हमें चाहिए गामा फॉर द डायटोमिक। अब यहाँ पे डायटोमिक जो है वो गामा के लिए यूज करेंगे हम। तो हमें पता है कि डायटोमिक गैस होती है तो उसमें इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है। दो एटम्स हो गए, उनके बीच में एक बॉन्ड। सो इसके लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। एफ होगा 3n-k। सो 3n है मेरे पास 2, माइनस के जो है इनके बीच में 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 5। और गामा जो है, गामा हम कैलकुलेट करते हैं 1+2/f से। तो जो गामा होगा मेरे पास 1+2/5। सो गामा विल बी 7/5। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गामा की जगह 7/5 -1। और T1 जो है मेरा 1152 400 जा रहा है टेम्परेचर। सो नाउ हमारे पास क्या होगा? जो होगा मेरे पास n इज इक्वल्स टू 2300 मल्टीप्लाई 7/5 -1, तो ये वापस हो जाएगा 2/5 डिवाइड बाई 8.314 इंटू 1150 -400। ये कितना आएगा? 750। 750। सो n की वैल्यू हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हमें केवल इस वैल्यू को सोल्व करना पड़ेगा। सो आप इसको सोल्व कर लेना, एंड यू गॉट द आंसर
जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये और सारी मैथमेटिकल वैल्यूज है, इनको आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 23. In which question we have given that 1 mole of an ideal gas having specific heat ratio gamma of 1.6 mixed with another mole of another ideal gas having specific heat ratio 1.4. If Cv and Cp are the molar specific heat capacities of the gas mixture at constant volume and pressure respectively, which of the following is are correct? So this is MSQ type question. Okay, multiple selective. So now in this question we have given that given data लिख लेते हैं सबसे पहले। सॉल्यूशन गिवन है, हमें दिया है, हमें गिवन क्या क्या है, दैट तरीके का गैस दे रखी है। एक मान लो ए टाइप गैस है, एक बी टाइप गैस है। एक ए टाइप गैस के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल दे रखा है, और उसके लिए स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा दैट इज CP/CV। ओके, CP/CV जो दे रखा है 1.6 दे रखा है, ठीक है। और दूसरी टाइप की गैस के लिए मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स वही सेम 1 दे रखा है, और उसके लिए स्पेसिफिक हीट रेशियो CP/CV दैट इज ऑल्सो 1/4, ठीक है। कितना दे रखा है 1.4। तो हमें अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को गैसों को एक मिला के एक मिक्सचर बना रहे हैं सपोज। सो ए को और बी को मिला के एक मिक्सचर बनाया है, ठीक है। उस मिक्सचर के लिए हमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, उनके लिए उसके लिए हमें इनमें से कौन सा करेक्ट होगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। So, और यहाँ में ये भी देखा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर इस पे इन गैसों को मिक्सर कर रहा है। सो डीवी भी जीरो होगा मिक्सर का लिए, और डीपी भी जीरो होगा, चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर जीरो होगा। तो हमें ये पता है, सिंस वी नो दैट फॉर मिक्सचर फॉर अ मिक्सचर दैट CV is equals to N1 CV1 plus N2 CV2 over N1 plus N2, ठीक है। हमें ये पता है, तो यहाँ से अगर मैं CV1 कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो मेरा होगा CV1 इज इक्वल्स टू CP/1.6, ठीक है। ये हो जाएगा। सो नाउ वी मूव। सो CV इज इक्वल्स टू फॉर द होल गैस, N1 की जगह 1 मोल दे रखा है तो 1 मोल इंटू CP/1.6 प्लस N2 1 मोल, और सिमिलरली इसके लिए CP/1.4 अपॉन 1 plus 1 that is equals to 2. So now we solve it, we get 35. How we remove and write 10 here and then cut it. So it will 5 and this is 8. And similarly for here it is 5 and 7. So taking the LCM of 35, this is 35 of CP plus 40 of CP अपॉन 35, ठीक है। आगे हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है 75/112 CP, ठीक है। अब हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, CP इज इक्वल्स टू 112/75 ऑफ CV। हम इसको इधर भेज दिया ना, CP को एक साइड रख लिया, और ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन अभी मैच नहीं करा तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 112 डिवाइड बाई 75। So it will approximately comes out 1.48 times CV. So हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।
ठीक है। नाउ वी मूव ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। ओके, और क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या गिवन है, दैट एन आइडियल गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है। ठीक है। एन आइडियल गैस undergoes an ideal gas undergoes an isothermal expansion along AB path. So AB path के along हमें दिया है isothermal expansion, adiabatic expansion along BC, adiabatic expansion along this, isobaric compression। ठीक है, ये isobaric हो गया along CD, isothermal compression along DE, ये DE के along क्या हो गया, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कंप्रेशन अलोंग ई से ए, एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, इधर भी जो है ये कंप्रेशन है। ठीक है, ये इस तरीके से हमें दिया है, द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द प्रोसेस बीसी। ओके, बीसी के लिए हमें वर्क डन गिवन है, दैट इज 10 जूल। ठीक है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलोंग द प्रोसेस ई ए इज 16 जूल। ई से ए के लिए जो एडियाबेटिक कंप्रेशन है, इसके लिए हमें डी क्यू दे रखा है 16 जूल। ठीक है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सी डी, सी के डी के लिए हमें इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब नाउ वी सॉल्व इट। सो हमें ये सब दिया गया है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके लिए सोल्व करते हैं, हम पहले करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जो ए से बी तक जो प्रोसेस हो रही है, ए बी प्रोसेस, दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए सोल्व करता है। तो इसके लिए हम अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब ये यहाँ पे जो हमारी प्रोसेस हो रही है वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डी टी इज इक्वल्स टू जीरो एंड डी यू इज इक्वल्स टू जीरो, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, सो अगर डी यू बराबर जीरो होगा, इट मीन्स यू बी माइनस यू ए जो होगा वो जीरो होगा। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम हम लेते हैं फॉर द सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस में हम लेते हैं हमारा सी वाला पार्ट, दैट इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए हमें पता है कि डी क्यू जो होता है, चेंज इन हीट, वो क्या होता है, जीरो। सो डी क्यू जीरो हो गया, तो वापस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये लगाएंगे, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, डी क्यू जीरो हो गया तो डी यू क्या हो गया, माइनस ऑफ डी डब्ल्यू। ठीक है, डी यू इज इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू। सो डी यू इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे डब्ल्यू हमें दिया गिवन है, दैट इज 10, माइनस का 10 जूल। सो ये हो जाएगा मेरे पास यू सी माइनस यू डी, यू सी माइनस यू डी इज इक्वल्स टू माइनस का 10 जूल। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं हमारी थर्ड नंबर इक्वेशन पे। नाउ थर्ड थर्ड में हमारे पास क्या है, डी से ई तक जाएंगे। अब हम डी से ई क्या है मेरे पास, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, डी से ई, सॉरी सी नहीं, डी से ई तक जाएंगे। तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन, सिमिलरली डी यू बराबर जीरो, सो यू ऑफ ई माइनस यू ऑफ डी, ये क्या होगा, जीरो। इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ अब अगले इक्वेशन में जाते हैं, दैट इज
4 नंबर, 4 नंबर जो मेरे पास है ई ई से ए तक, और ई से ए तक जो हमारी प्रोसेस है वो प्रोसेस है हमारी एडियाबेटिक, एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन के लिए, एडियाबेटिक कंप्रेशन, इसके लिए हमारी जो प्रोसेस होगी एडिया, सो इट विल, एडियाबेटिक में हमारे पास वही डी क्यू जीरो होगा, और डी यू किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ डी डब्ल्यू। ठीक है, लेकिन सॉरी, इसमें जो, ओके वर्क डन गैस, ओके ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलोंग प्रोसेस ई इज 16। सॉरी, यहाँ पे मैंने डी क्यू कर दिया, दिस इज डी यू, तभी मेरे को थोड़ा यहाँ पे डाउट आया। यहाँ पे डी क्यू तो जीरो हो जाएगा, डी यू जो डी डब्ल्यू हो जाएगा, लेकिन हमें डी डी डब्ल्यू की फॉर्म में चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए क्या, डी यू गिवन हमारे पास होगी कितना है, 16 जूल। ठीक है, तो 16 जूल ये हो गया डी यू, और ये किसके बराबर होगा, यू ए माइनस यू ई, वो 16 जूल के बराबर हो गया। नाउ फॉर द कंप्लीट साइकिल, दिस इज इक्वेशन 4, फॉर द कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल के लिए हमारे पास क्या होगा, जो कंप्लीट साइकिल है मेरा ए से शुरू होता है, ए बी सी डी ई ए। ठीक है, तो टोटल चेंज जो हमारा होगा इंटरनल एनर्जी में, टोटल चेंज जो होगा, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो कितना होगा, एनर्जी इज, वो किसके बराबर होगा, या फिर आपने ये पढ़ा था कि वर्क मतलब इंटरनल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, और वर्क डन जो होता है स्टेट फंक्शन होता है। सो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ पाथ फंक्शन। ठीक है, इज अ पाथ फंक्शन। ठीक है, इज अ पाथ फंक्शन, इसका मीनिंग समझो, एक पाथ फंक्शन क्या होगा, कि जो ये इंटरनल एनर्जी में टोटल चेंज होगा वो कंप्लीट पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जीरो हो जाता है, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट होता है वहां की खत्म हो रहा है, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो जाते। ठीक है, नाउ यू बी माइनस यू ए प्लस यू सी माइनस यू बी प्लस यू डी माइनस यू सी प्लस यू ई माइनस यू डी प्लस यू ए माइनस यू ई बराबर जीरो, सबका सम जीरो होगा। सो ये जीरो हो गया, पहले से गिवन है, और हमारा जो, ये भी जीरो हो गया। ठीक है, ये हमें कितना है पता है, कि ये माइनस का 10 है, प्लस ये फाइंड करना ही है, प्लस ये 16 है जीरो के बराबर, तो यू डी माइनस यू सी जो मेरे पास कितना आया, -6 जूल। तो जो ये मेरे पास आएगा तो 6 जूल के बराबर आएगा अप्रोक्स, दिस इज 6 जूल के बराबर आएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। एक बार इसको वापस से देखना आप, रिवाइज करके आपको समझ में आएगा। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया है दैट 25 में दिया है देखो कि बॉडी ऑफ टेम्परेचर टी इज ब्रिंग इनटू कांटेक्ट विद द रिजर्वायर एट टेम्परेचर 2T। ठीक है, सपोज एक बॉडी है मेरे पास टी टेम्परेचर की, और ये रिजर्वायर है मेरा 2T टेम्परेचर पे रिजर्वायर। ठीक है, इसके कांटेक्ट में लेके आ गया मैं एट टेम्परेचर 2T द थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, कुछ समय बाद इनमें थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा एट अ कांस्टेंट प्रेशर। पी मेरे को दिया है कांस्टेंट, पी जो है कांस्टेंट आई। द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी एट अ कांस्टेंट प्रेशर Cp, the total change in the entropy of the body and reservoir is। पूछा है हमें, पूछा क्या है कि टोटल चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी में टोटल चेंज हो जाए, और एंट्रोपी में टोटल चेंज जो होगा वो कितना होगा, चेंज इन द सिस्टम या फिर ऐसे मान लो बॉडी प्लस एंट्रोपी में चेंज इन रिजर्वायर। ठीक है, ये टोटल चेंज हुआ। तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं फॉर द बॉडी। ठीक है, सो डेल्टा एस फॉर द बॉडी। तो डेल्टा हर समय पता है कि डी क्यू बाई टी होता है। ठीक है, डी क्यू बाई टी लिख दिया मैंने। डी क्यू जो है यहाँ पे सीपी कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहा है, तो डी क्यू जो मेरा होगा एन सी पी डी टी बाई टी। और जैसे जैसे इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि रिजर्वायर के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, रिजर्वायर का टेम्परेचर 2T है तो हमेशा 2T रहेगा। लेकिन अगर ये थर्मली कांटेक्ट में आया है इसके, तो इसका टेम्परेचर कुछ समय बाद कितना हो जाएगा, टी से 2T तक हो जाएगा। सो हमारी लिमिट क्या होगी, टी से 2 टाइम्स ऑफ टी। ठीक है, अब में क्या करता है कि सपोज हम एन बराबर 1 मोल ले लेते हैं। ठीक है, एन बराबर 1 मोल, एन बराबर 1 मोल लेके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो एन बराबर 1 लिया मैंने और लिख दिया टी से 2T सी पी डी टी बाई टी। तो जो मेरा सी पी है सीपी, और ये होगा एल एन टी, टी से 2T, तो ये हो जाएगा सी पी एल एन 2T बाई टी, दैट इज इक्वल्स टू सी पी ऑफ एल एन 2। सब यहाँ तक हो गया। अब एल एन टू की वैल्यू हमें पता है कि एल एन टू क्या होता है, 0.693। तो 0.693 ऑफ सीपी, ये फर्स्ट वन हो गया, फर्स्ट वन। डेल्टा एस फॉर द बॉडी। ठीक है, बॉडी के लिए मैंने इतना कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि इसमें सीपी की फॉर्म में और एमएसक्यू नहीं, एनएटी टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, एनएटी टाइप क्वेश्चन है तो इसमें वैल्यू पूछी है कहाँ से कहाँ तक होगी, तो हमें वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब थोड़ा ब्राउन कलर ले लेते हैं। सेकंड, सेकंड में क्या पूछा है कि डेल्टा एस फॉर द रिजर्वायर। रिजर्वायर के लिए डेल्टा एस क्या होता है, माइनस डी क्यू बाई टी, टी ऑफ रिजर्वायर। और रिजर्वायर का टेम्परेचर जो होगा वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। तो वो चेंज नहीं होगा, तो डी क्यू का मैं क्या लिख सकता हूँ, सी पी डी टी माइनस ऑफ सी पी डेल्टा टी, डेल्टा टी ओवर टी ऑफ आर। अब जो इसमें चेंज हो रहा है डेल्टा टी, वो डेल्टा टी कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा टी हो रहा है इसका टी से 2T तक, माइनस ऑफ सी पी 2T माइनस टी अपॉन 2T। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई होप। सो माइनस सी पी 2T माइनस टी, टी बचेगा, टी से टी कट गया, 1/2 सी पी बाई टू। और मैं इसको अगर लिखूंगा तो 0.50 सी पी, वो भी नेगेटिव। सो टोटल एंट्रोपी में चेंज, चेंज इन टोटल जो कितना होगा, सम दोनों का। ठीक है, दोनों का सम होगा,
सो दोनों का सम होगा तो ये होगा 0.693 ऑफ सीपी प्लस माइनस ऑफ 0.50 ऑफ सीपी। सो टोटल मेरा निकल के आएगा 0.19 अप्रोक्स इतना ऑफ सीपी। सो ये वैल्यू इतने निकल के आएगी। तो ये आएगा 0.19 आंसर। ठीक है। यहाँ पे कुछ वेरी भी कर सकता है, सपोज 0.19 से आपका 0.2 भी आ सकता है, अप्रोक्स 2 और 2 बट अभी अपना 0.19 आया तो इतना ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। तो इस 26 में दिए है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। दिया है 1 मोल। ठीक है। ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एट अ प्रेशर पी। मोनोएटॉमिक ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है यहाँ पे। पी वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी इज एक्सपेंड आइसोथर्मली टू द वॉल्यूम 4 वी। ठीक है। देयर आफ्टर द गैस इज हीटेड आइसोकोरिकली। ठीक है। आइसोकोरिक मीन्स वॉल्यूम जो मेरा रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा till its pressure become P. ठीक है। If R is a universal gas constant, the total transfer in the process of unit RT. हीट ट्रांसफर हमें पूछा गया है टोटल। सो इस क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, जैसे सपोज सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि मेरे पास पी वी और टी इनिशियली ये मेरे पास जो है इसके पैरामीटर्स है गैस के। ये क्या हो गया, ये अब हो रही है मेरे पास आइसो थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है इसका। आइसो थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन होके ये क्या हो रहा है, पी सी की जगह यहाँ कहाँ तक हो रहा है 4 बी तक। और टी आइसोथर्मल हो रहा है तो टेम्परेचर फिक्स रहेगा। वॉल्यूम हमें गिवन है कि वी से 4 बी हो जाएगा और पी कितना हो जाएगा पी डैश। पी से पी डैश तक हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोल रखा है हमें कि उसके बाद फिर इसका कंप्रेशन होता है कि दैट thereafter the gas is heated isochorically. So isochoric, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस हो रही है। और उसके बाद इसका प्रेशर कितना हो रहा है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम मेरा सेम रहेगा। ठीक है। और टेम्परेचर जो होगा टी डैश में कन्वर्ट हो जाएगा और पी जो गिवन है कि पी में जा रहा है 4 बी और ये टी डैश। इस तरीके से पूरी प्रोसेस हो रही है। उस पूरी प्रोसेस में हीट कितनी ट्रांसफर हो रही है, तो सपोज यहाँ पे मेरी DQ1 हीट ट्रांसफर हुई और यहाँ पे DQ2 ट्रांसफर हुई। टोटल का हम सम निकालेंगे, दोनों को निकाल के सम कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट वन क्या है मेरा, आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चलो सबसे पहले तो इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है। तो आइसोथर्मल है, डी टी जीरो हो गया मेरा, डी टी जीरो होगा तो डी यू भी क्या हो जाएगा जीरो, ये हमें पता होता है पहले से ही। तो डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डी डब्ल्यू के बराबर। तो डी क्यू, अब डी डब्ल्यू हमें पता है एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है। सो डी क्यू इज इक्वल्स टू एन की जगह 1 मोल गिवन है, आर टेम्परेचर टी, एल एन वी टू बाई वी वन, एल एन वी टू बाई वी वन। सो यहाँ पे 4 वी में जा रहा है और इनिशियली वी है, आर टी एल एन ऑफ 4। और 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 RT एल एन ऑफ 2। ठीक है। डी क्यू। सो डी क्यू वन मेरे पास आ गया 2 RT ऑफ एल एन 2। ठीक है। आई होप यू गॉट इट। सो फार सो गुड। अब सेकंड प्रोसेस हमारे पास क्या हो रही है, आइसोकोरिक प्रोसेस। कोरिक, आइसोकोरिक में मतलब कि वॉल्यूम जो मेरा होता है डीवी वो कांस्टेंट या डीवी में चेंज हो रहा है जीरो। ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस
अगर मेरा डीवी जीरो हो जाएगा तो पीडीवी क्या हो जाएगा, वो भी जीरो, मतलब डीडब्ल्यू भी क्या हो गया मेरा, जीरो। सो डीडब्ल्यू भी जीरो हो गया। नाउ डी क्यू, जो हीट ट्रांसफर होगी वो क्या होगी, डी यू के बराबर, फिक्स है। और डी यू मीन्स एन सी वी डी टी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो इजी, पर ये अब हमने अभी तक यही तो करते हैं हम, तो ठीक है। सो एन सी वी डी टी, अब हमें यहाँ पे सी वी कैलकुलेट करना है, सबसे बड़ा टास्क सी वी। सी वी फॉर मोनो एटोमिक आइडियल गैस, क्योंकि एन तो हमारे पास एन बराबर वन मोल तो गिवन है। तो सीवी कैलकुलेट करेंगे तो सीवी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, उससे निकल के आएगा। सो 3/2 आर आ जाएगा सीवी, क्योंकि इंटरनल से निकालेंगे हमें यू जो होगा F/2 आर टी। एफ कितना आएगा मोनोटोमिक के लिए, 3/2 आर टी यू। सीवी निकालेंगे डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सो 3/2 आर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू नो इट, क्योंकि हमने ये बहुत बार करा है ये प्रोसेस, ठीक है। सो सी वी 3/2 आर आ जाएगा। सो डी क्यू मेरे पास आ जाएगा N1 सी वी की जगह 3/2 आर, और डी टी की जगह, अब डी टी आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है टेम्परेचर में, फाइनल टी डैश इनिशियल टी। सो टी डैश माइनस टी, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब अब मेरे पास टी डैश मेरे को नहीं पता, ठीक है। अगर मेरे को टी डैश पता होता तो ये सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता। तो अब हम टी डैश फाइंड करते हैं, टी डैश फाइंड करते हैं। तो सपोज टी डैश के लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरी पहली प्रोसेस थी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल आइसोथर्मल में मैं आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, एन वन मोल दे रखा है, आर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल में टी कांस्टेंट है, तो मतलब पीवी जो होगा वो प्रोपोर्शनल, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट मान लो। सो पी वन वी वन इज इक्वल्स टू पी टी वी टी, हम लिख सकते, पी टू वी टू लिख सकते हैं। सो पी वन की जगह इनिशियली पी है, वी वन की जगह वी है, पी टू की जगह ये क्या हो गया पी डैश, और यहाँ पे फोर वी, ठीक है। क्योंकि आइसोथर्मल में यहाँ से यहाँ तक ही तो गया ना अपना गैस स्टेट चेंज हुई। अच्छा, मैं यहाँ से मैंने पी डैश फाइंड करा, पी डैश जो मेरे पास आएगा वो आएगा P/4, ठीक है, आइसोथर्मल में हो गया। सेकंड जो मेरा होगा वो होगा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, अब आइसोकोरिक में क्या होगा कि जो V होगा V कांस्टेंट होगा, आइडियल गैस PV इज इक्वल्स टू nRT मैंने रख दिया, ठीक है। अब P और T तो कांस्टेंट होगा नहीं, V कांस्टेंट होगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो P/T बराबर कांस्टेंट कर दूंगा मैं, ठीक है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2, ठीक है। फिर आगे मैंने सोल्व करा इसको, तो ये मिला मेरे को P1 जो है मेरा इनिशियली यहाँ से, अब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। सो P1 की जगह P डैश, T1 की जगह T, P2 की जगह T, और T2 की जगह T डैश, ठीक है। हमें इस इक्वेशन से पता है कि P डैश, इक्वेशन थर्ड लिख दो इसको। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड P डैश की वैल्यू क्या है P/4, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ P/4 टाइम्स T इज इक्वल्स टू P/T डैश। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, T डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ T। T डैश मेरा 4 टाइम्स ऑफ T आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इक्वेशन नंबर 4 लिख दो इसको। तो मेरे पास T डैश, मेरे को यहाँ पे T डैश चाहिए था, मेरे पास T डैश आ गया। अब मैं फाइनली, ये DQ1 था, ये DQ2 था, तो फाइनली मैं टोटल हीट लिख देता हूँ। नाउ टोटल हीट, सो टोटल हीट is equals to, so dq is equals to dq1 plus dq2। dq1 में मेरे पास 2RT ln of 2, ठीक है, प्लस 3/2 टाइम्स R, और T डैश की जगह मेरे पास लिख दिया मैंने 4 टाइम्स T माइनस T। So this implies that 2RT ln of 2 plus
3/2 r टाइम्स ऑफ 3t। ठीक है, सो ये मेरे पास हो जाएगा 2 r t ln(2) प्लस 9/2 r t। ये टोटल हीट हो गई मेरे पास। सो अब आपको टू पता है, आर पता है, टी की जगह टी रहने दो क्योंकि आर टी की फॉर्म में हमें चाहिए। सो अगर आर टी की फॉर्म में चाहिए तो मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ एक बार। सो मैंने आर टी अगर कॉमन ले लिया, सो मेरे पास बचेगा 2 ln(2) प्लस 9/2। आप इसको इजीली सोल्व कर लो, 2 ln(2) और 9/2 को, क्योंकि टू की वैल्यू तो सपोज लेट मी पुट हियर कि 2 ln(2) की जगह 0.693 प्लस 9/2 को, 9/2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 4.5। ठीक है, सो 6 2 जब 1 पॉइंट अप्रोक्स 1.2 लिख दो, इसको 4.5 इसको लिख दो, तो ये हो जाएगा 5.7। अप्रोक्स बोला है मैंने, अप्रोक्स 5.7। सो अप्रोक्स 5.7 इसको लिख सकते हैं, तो इसकी ये वही एन न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो इसकी अप्रोक्स 5.7 टू 5.9 तक इसका कुछ आंसर आ जाएगा रेंज में। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। कुछ नहीं समझ में आया था उसको एक बार रिवाइंड कर लेना वीडियो को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, 27 इस क्वेश्चन में दिया है एक सिस्टम undergoes a thermodynamic transformation from state S1 to S2 via two different path 1 and 2। ठीक है, the heat absorbed and work done along path 1 are 50 joule and 30 joule respectively। if the heat absorbed along path 2 and 2 is 30 joule, then the work done along path 2 ज्ञात करना। ठीक है, तो सपोज सॉल्यूशन के लिए हम सपोज एक पीवी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये पीवी डायग्राम बना दिया मैंने, और जैसे मान लो इनिशियली ये यहाँ पे था, तो एक पाथ तो मेरा ये आ गया, फाइनल पॉइंट ये है, और दूसरा पाथ मेरा ये है इनिशियली। ठीक है, सो सिस्टम अंडरगोस थर्मोडायनामिक ट्रांसफर फ्रॉम S1, दिस इज S1, दिस इज S2। So heat absorbed and work done, so dq and dw for the path S1 given हमें कितना है, 50 जूल और 30 जूल। if heat absorbed along path 2 is 30 जूल, तो dq कितना है मेरे पास, 30 जूल। तो मेरे को क्या फाइंड करना है, वर्क डन। dw फाइंड करना है इसके लिए। ठीक है, सो आपको पता है सॉल्यूशन, सिंस वी नो दैट हीट एंड वर्क, ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों पाथ डिपेंडेंट या पाथ डिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये पाथ पर डिपेंड करते हैं। तो सपोज अगर यहाँ से फर्स्ट से सेकंड तक मैं जाने के अगर इनफाइनाइट रास्ते बनाता हूँ ना, सो इनफाइनाइट रास्तों के लिए मेरे पास हीट और वर्क डन की वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, मतलब हर एक इंडिविजुअल पाथ के लिए इंडिविजुअल वर्क की और हीट की वैल्यू आएगी। बट इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन and it is independent independent of path। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो सपोज अगर मैं इस पॉइंट से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जाऊंगा, चाहे से मेरे पास इनफाइनाइट पाथ क्यों ना हो, जो इंटरनल एनर्जी होगी फॉर द ईच एंड एवरी पाथ विल बी सेम। ठीक है, तो हम तो फ्रॉम फॉर पाथ फर्स्ट पाथ के लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देता हूँ। डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू लगाया। सो डी क्यू मेरे को गिवन है 50, डी यू फाइंड करना है, और डी डब्ल्यू जो होगा मेरे पास 30 हो जाएगा।
सो डी यू जो होगा मेरे पास कितना होगा 50 माइनस 30 दैट इज 20 जूल। सो डी यू को कितना हो गया 20 जूल। ठीक है। सो इसके लिए अगर मेरे पास डी यू 20 जूल आया तो ये 20 जूल सिमिलरली फॉर इस पाथ के लिए भी होगा। सो फॉर पाथ सेकंड या फिर एस टू मेरे पास क्या होगा डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू गिवन है 30, डी यू पता चल गया कितना होगा 20 जूल, प्लस डी डब्ल्यू फाइंड करना है तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा 30 - 20 दैट इज 10 जूल। ठीक है। सो 10 जूल। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2021 में आया था। पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 1 मिनट लगते हैं इसको सोल्व करने में अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। बट आई होप यू गॉट इट। ठीक है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज 28 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 में दिया है गैसेस सिस्टम एनक्लोज्ड इन अ एडियाबेटिक कंटेनर is in equilibrium at pressure P1 and volume V1. Work work is done on the system in a quasi-static manner due to which the pressure and the volume changes from P2 V2 respectively in the final equilibrium state. At every instant the pressure and the volume obey the condition PV की power gamma is equals to C, where gamma Cp by Cv is C. If the work done is zero, then identify the correct statement. ठीक है। वर्क डन हमें जीरो करना है, वो गिवन है। सो हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि एडियाबेटिक कंटेनर में रखा हुआ है। एडियाबेटिक कंटेनर में रखा हुआ तो सिंपल सी एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। सो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास डी क्यू क्या होगा जीरो। ठीक है। सो डी क्यू जीरो हो जाएगा एंड इन क्वासी स्टेटिक मैनर यहाँ पे जो हो रहा है वर्क डन जो हो रहा है वर्क डन वो क्वासी स्टेटिक मैनर में हो रहा है। क्वासी स्टेटिक मैनर एंड ओनली प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस नॉट द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर जो होगा मेरे पास कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल डीक्यू जीरो होगा क्योंकि एडियाबेटिक कंटेनर में है तो इंटरनल डीक्यू में हीट में कोई चेंज नहीं आएगा, अंदर से बाहर कोई हीट या बाहर से अंदर तक कोई हीट नहीं जाएगी। और टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर वो प्रोसेस। सो ये क्या हो जाएगा सॉरी सॉरी सॉरी। सो यहाँ पे क्या देखा है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्वासी स्टैटिक मैनर में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा और इसको हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा इसको ऐसे कि क्योंकि हमें वर्क डन जो लास्ट में होगा वो जीरो होगा। वर्क डन जीरो होगा तो जो अभी यहाँ से मैंने डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिखा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, डी यू जीरो हो जाएगा, यू मेरा क्या होगा कॉन्स्टेंट एंड यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज ऑल्सो है कॉन्स्टेंट, ये होगा। ठीक है। टेम्परेचर तो आइसोथर्मल सिंपली क्या हो गया आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल के लिए हमें पता है कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया तो मेरे पास क्या होगा पी वन वी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू। ठीक है। सो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे देखो। वर्किंग इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक में एडियाबेटिक में वर्क डन हो रहा है, मेरा वर्क डन एडियाबेटिक में कितना होता है एन आर गामा -1 T1 - T2। ठीक है। अब ऐसे कर सकते हैं हम कि 1/गामा -1 लिख दूंगा मैं एन आर T1 एन आर T2। ये क्या हो गया 1/गामा -1 P1 V1 -P2 V2। ठीक है। वर्क डन। अब हमें वर्क डन जो जीवन है एट इक्विलिब्रियम वर्क डन कितना होगा दे रखा है जीरो।
सो अगर मैं इसको जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, इससे भी मेरे पास यही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को देखना, आराम से सोचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू टेम्परेचर TL एंड TH। ठीक है, so मैं यहाँ पे इंजन बना लेता हूँ फर्स्ट। सो ये दिस इज हाई टेम्परेचर 150 केल्विन। ठीक है, ये इंजन हो गया, और ये सिंक हो गया, TL दैट इज 100 केल्विन। ईच साइकिल ऑफ इंजन लीस्ट फॉर टाइम दे रखा हमें 0.5 सेकेंड। ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड, ड्यूरिंग विच द पावर डिलीवर्ड इज, पावर दे रखी है 500 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये पावर आ गई मेरी। लेट QH विज द करेस्पॉन्डिंग टू द हीट अब्सॉर्ब। सो जहां से हीट अब्सॉर्ब होगी QH, एंड QL जो होगी QL हीट रिजेक्टेड होगी, वर्क डन क्या हो जाएगा, QH माइनस QL। तो यहाँ से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, हमें QH कैलकुलेट करना है, ये सब चेक करना है। ठीक है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पावर का फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल्स टू W/T होगा। सो यहाँ से वर्क डन में कैलकुलेट करूंगा, दैट इज PT। सो वर्क डन क्या आ जाएगा, 500 × 0.5 दैट इज 250 टाइम्स जूल, 250 जूल टाइम्स नहीं। ठीक है, 250 जूल आ गया मेरे पास पावर, वर्क डन। ठीक है, अब वर्क डन 250 जूल आ गया मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, हमें ये पता है सिंस एफिशिएंसी जो होगी मेरे पास वो क्या होगी, 1 - T2, T2 मीन्स TL अपॉन TH बराबर W/QH, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ मैं QH अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, सो QH विल बी 1/W 1 - TL/TH। ठीक है, और और सॉरी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, QH इज इक्वल्स टू W/1 - TL/TH। ठीक है, सो वर्क डन मेरे पास है 250 अपॉन 1 - लो टेम्परेचर 100, हाई टेम्परेचर है 150। कम ये यहाँ पे आएगा, ये आएगा 2/3। सो 3 - 2 1/3। सो 250 मल्टीप्लाई 1 3 इज इक्वल्स टू 750 जूल। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पहला ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा करेक्ट कि ये ऐसा 750 जूल होगा। सेकंड वन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया, सेकंड वन QH/QL। अब हमें ये पता है कि QH/QL इज इक्वल्स टू T। ओके, TH/TL। सो TH/TL कितना होगा, TH/TL यहाँ पे 2/3 आया था, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 3/2। सो QH/QL इज लेस देन और इक्वल टू 9। यहाँ पे मेरे पास आया है QH/QL इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2, और शायद एग्जैक्ट इक्वल टू 3/2 आया है। सो यहाँ पे लेस देन नहीं होगा ये। ठीक है, सो ये ऑप्शन मेरा रॉन्ग हो गया। नाउ द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द इंजन ऑफ द हीट पर साइकिल इज 5 जूल/केल्विन। ठीक है, सो अब हम थर्ड ऑप्शन के लिए चलते हैं। थर्ड ऑप्शन मैं यहाँ करता हूँ, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, द चेंज इन एंट्रोपी। सो चेंज इन एंट्रोपी जो टोटल एंट्रोपी में चेंज होगा वो किस किस के बराबर होगा, चेंज ऑन एंट्रोपी ऑफ द इंजन, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ इंजन ENGINE प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हॉट बाथ। ठीक है,
अब इंजन की एंट्रोपी में चेंज होगा जीरो। हॉट बाथ की एंट्रोपी में चेंज क्या होगा, माइनस क्यू बाई टी एच। क्यू मैंने निकाला कितना 750, और टी एच कितना है मेरे पास 150। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा -5 ऑफ जूल डेल्टा एस। सो ये भी करेक्ट हो गया। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द इंजन 0.5 सेकेंड इज जीरो। ओके, इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो डी। अब क्या हो रहा है कि 0.5 सेकंड बाद 0.5 सेकंड बाद क्या हो रहा है कि इंजन जो है ना, वो वन साइकिल कंप्लीट, एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा है 0.5 सेकंड के बाद। सो फॉर एवरी 5 सेकंड, फॉर एवरी 0.5 सेकंड एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, मतलब ये वाला, मतलब टोटली रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, जीरो। सो फॉर एवरी साइकिल और for a, for each 0.5 second interval, change in entropy will be zero. So this is also correct. So I hope you got it. This is question number 29, and the last but not the least question, that is question number 30, and this is the last question. Sorry. How to Hmm. Last question. So in this question, we have given that an isolated ideal gas is kept at a pressure P1 and volume V1. The gas undergoes the free expansion and attains the pressure P2 and volume V2. So P1 से V1 में है, से P2 से V2 जा रहा है, P1 से V1 एंड P1 V1 से P2 V2 जा रहा है, फ्री एक्सपेंशन से जा रहा है, फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे दे रखा है ना आइसोलेटेड आइडियल गैस। आइसोलेटेड आइडियल गैस दे रखा है, तो सपोज ये मेरे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है। सो आइसोलेटेड है, तो ये बाहर से नो हीट, बाहर से कोई चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे वॉल्यूम वी है, ठीक है, वी वन वी वन से एक्सपेंशन हो रहा है इसका, और P2 V2 कंप्लीट उसमें जा रहा है, ठीक है, वैक्यूम में जा रहा है। सो क्या होगा, फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इज इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, जो फ्री एक्सपेंशन होता है मेरे पास, फ्री एक्सपेंशन जो है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस होती है इरिवर्सिबल। सो इसकी जो एंट्रोपी होती है और इस प्रोसेस में जो एंट्रोपी होती है वो एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये ध्यान रखना, एंट्रोपी जो होती है इंक्रीज होती है इस प्रोसेस में। ठीक है, सो वर्क डन में निकालूंगा, वर्क 1/गामा-1 P1 V1 माइनस P2 V2 होगा। ठीक है, P1 V1 P2 V2 होगा। अब इसमें क्या होगा कि इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होगा ना, तो इसमें फ्री एक्सपेंशन क्या, फ्री एक्सपेंशन एक्सपेंशन में वर्क डन जो होगा मेरे पास जीरो होगा। वर्क डन जीरो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये हो जाएगा जीरो फॉर फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन जीरो होगा। सो और ये हमें पता है, ये हमने पहले थ्योरी में पढ़ रखा है कि वर्क डन जो होगा फ्री एक्सपेंशन में जीरो होगा, तो उसकी वजह से P1 V1 P2 V2 हो जाएगा। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो ये इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, फ्री एक्सपेंशन, सो दिस इज एन इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस एंड P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। दीज टू आर करेक्ट। ठीक है,
I hope you got it. Now, almost we complete 90% of only thermo questions. So, so हमने क्या करा so far? So, so far we completed almost 90% thermodynamics question, PYQ questions of IIT JAM, IIT JAM, ठीक है। IIT JAM के 90% कर चुके हम। अब ओनली 2022, 23 और 24 ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस बच रहे हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होगा वो होगा केटीजी। केटीजी नहीं, शायद इससे पहले ये होगा कि थर्मो के जो सी एस आई आर नेट एंड गेट, इनमें जो थर्मो के क्वेश्चन आए थे वो होंगे इसके बाद। ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। ठीक है। बाय।